हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इंजरी की वजह से उसे वक्त से पहले बच्चे को जन्म देना पड़ता है। और जब लायला होश में आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं बचा। इस बात से लायला को बहुत दुख होता है। दरअसल उसके डैड ने उसे एडॉप्शन के लिए डाल दिया होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 11 साल बीत जाते हैं। 11 साल बाद लायला और लुइस के बेटे को दिखाया जाता है, जिस बेटे के बारे में उन दोनों को ही कुछ नहीं पता। इस बच्चे का नाम एवन होता है, जो कि एक अनाथ आश्रम में रहता है, पर ये वहां पर रहने वाले सभी बच्चों से पूरी तरह से अलग है। एवन को फसलों से, पेड़ पौधों से, हवाओं से अजीब सा संगीत सुनाई देता है। उसका मानना है कि इस पूरी प्रकृति से संगीत आता है, जिसे एवन बहुत फील करता है, बहुत एंजॉय करता है। उसका यह भी मानना होता है कि एक दिन उसके माँ बाप उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। हालांकि ऑर्फनेज में सब बच्चे से चिढ़ाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें लेने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन एवन का विश्वास है कि उसके माँ बाप एक दिन उसे जरूर मिलेंगे, बावजूद इसके कि 11 सालों में कोई भी उससे मिलने नहीं आया और ना ही कभी उसे फोन आया। अब एक रात को एवन का जो दोस्त होता है वो उसे कहता है कि शायद यहाँ के बच्चे सच कहते हैं, हमारे माँ बाप हमें यहाँ पर लेने के लिए कभी नहीं आएंगे। अब तो मैं अपनी मॉम की शक्ल भी भूल चुका हूँ। एवन कहता है कि अगर वो यहाँ पर हमें ढूंढते हुए नहीं आए तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। और उसी रात को वो ऑर्फनेज से निकल जाता है। एवन कहता है कि मेरा दिल कहता है कि मेरे माँ बाप मुझे चाहते हैं, शायद उन्होंने मुझे खो दिया है। और वो यहाँ से किसी तरह से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। दरअसल ऑर्फनेज में एक सोशल वर्कर आया था जिसका नाम रिचर्ड था। रिचर्ड ने एवन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और रिचर्ड यहीं न्यूयॉर्क में रहता है। एवन जिसके साथ यहाँ तक पहुंचता है वो आदमी रिचर्ड के ऑफिस कॉल करता है, पर उस वक्त वो ऑफिस में नहीं होता, इसीलिए एवन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगर रिचर्ड यहाँ पर नहीं आए तो तुम उसे दोबारा कॉल करना। वो आदमी चला जाता है और एवन एक बार फिर से अपनी दुनिया में खो जाता है। उसे यहाँ पर चारों तरफ से अलग अलग तरह की संगीतों की आवाज आ रही होती है, इंजन की आवाज की, गाड़ियों के हॉर्न की, अपने चलते कदमों की और यहाँ तक कि रेलगाड़ी की खड़खड़ाहट की। ये सब उसे संगीत सुनाई देता है। और जब वो अपनी दुनिया में मदमस्त होता है तो उसके हाथ में रिचर्ड का जो विजिटिंग कार्ड होता है वो छूट जाता है और नाले के अंदर चला जाता है। यानी कि अब वो इस शहर में किसी को भी नहीं जानता। तभी उसे अपनी उम्र का एक लड़का दिखाई देता है जो गिटार बजा रहा होता है ताकि लोग उसे पैसे दें। एवन भी वहां पर खड़ा हो जाता है। वो म्यूजिक से इतना कनेक्टेड फील करता है कि वो एक्साइटमेंट में उसका गिटार छूने की कोशिश करता है। वो लड़का बोलता है कि मेरे गिटार को कोई नहीं छू सकता और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। एवन इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? एवन कहता है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। वो कहता है क्या तुम्हें मैं रियल एस्टेट एजेंट लगता हूँ? एवन कहता है कि नहीं। वो पूछता है तुम्हारे पास पैसे हैं? एवन के पास कुछ पैसे होते हैं और एवन जब उसे पैसे दिखाता है तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक पिज्जा खरीदोगे। और ये दोनों यहाँ से पिज्जा लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो लड़का रहता है। ये एक बंद थिएटर है जहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ये बच्चे वो हैं जिनके घर नहीं है, जो अपनी जगह से भागकर आ गए हैं। और इन सब का एक बॉस होता है जिसका नाम होता है मैक्सवेल। ये एक आवारा किस्म का और एरोगेंट इंसान होता है। साथ ही साथ ये एक म्यूजिशियन भी है जो यहाँ पर सभी बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देता है ताकि वो गलियों पर, सड़कों पर परफॉर्म कर सके। और जो भी पैसे उन्हें मिलते हैं ये सब पैसे उनसे ले लेता है। अब रात को जब सो जाते हैं तो एवन एक गिटार उठाकर उसे बजाना शुरू कर देता है, पर उसके गिटार बजाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दरअसल वो उसे तबले और गिटार दोनों को मिक्स करके बजा रहा होता है। मैक्सवेल जब ये देखता है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवन के फादर लुइस को दिखाया जाता है जो हमेशा के लिए म्यूजिक सिंगिंग छोड़ चुका है, और उसकी मॉम लायला जो फिर कभी लुइस से नहीं मिल पाई। वो स्कूल में म्यूजिक टीचर है पर वो खुद कभी म्यूजिक नहीं बजाती। और एक दिन जब उसके पिता बहुत बीमार होते हैं, वो डेथ बेड पर होते हैं, तो लायला को सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ था वो जिंदा था। दरअसल लायला जब हॉस्पिटल में पूरी तरह से इंजर्ड थी, जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तो उसके पिता ने उससे पेपर पर साइन करवा लिए थे कि उसके बेटे को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। लायला को जब ये सच पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछती है कि वो कहां पर है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता। वहीं अब एवन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर गिटार बजाता है। लोग उसके म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैक्सवेल उसे अपना गिटार देता है। साथ ही साथ वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क पर अपनी जगह, जहां कभी वो खुद गिटार बजाया करता था, क्योंकि वो जानता है कि एवन बहुत टैलेंटेड है, वो उससे बहुत पैसे कमा सकता है। यहाँ पर वो एवन को एक नया नाम भी देता है और ये नाम होता है ऑगस्ट रश। अब एक दिन मैक्सवेल को रनवे पर जो पोल होता है वहां पर एक पोस्टर दिखता है और ये पोस्टर एवन के बारे में होता है। ये पोस्टर जेफरी ने लगाया होता है, उस सोशल वर्कर ने जिसका विजिटिंग कार्ड एवन के पास था और खो गया था, जिससे वो न्यूयॉर्क में मिलना चाहता था। और जब मैक्सवेल देखता है कि एवन को ढूंढने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं तो वो उन सबको निकाल देता है। हालांकि जेफरी उससे मिलता भी है। जेफरी एवन का और कई बच्चों को फोटो दिखाता है, पर मैक्सवेल साफ साफ मना कर देता है कि वो इनमें से किसी भी बच्चे को नहीं जानता। दरअसल वो जानता है कि एवन बहुत टैलेंटेड है, जिससे वो बहुत पैसे कमा सकता है। इसीलिए वो एवन को कहता है कि तुम अपना असली नाम कभी किसी को नहीं बताओगे। अब एक रात को जहां पर मैक्सवेल और सभी ऑर्फन बच्चे रहते हैं वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, इसीलिए सब के सब वहां से भाग जाते हैं, पर मैक्सवेल पकड़ा जाता है। एवन के पीछे एक पुलिस वाला भी होता है, पर वो मेट्रो स्टेशन से उसे चकमा देकर भाग जाता है। एवन अब न्यूयॉर्क की ठंडी रातों में अकेला बाहर है, इसीलिए वो एक चर्च में जाता है जहां पर कुछ लोग म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पर उसे एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम होप होता है। और अगली सुबह जब होप पियानो पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो इवन भी वहां पर जाता है। वो इवन से पूछती है कि तुम्हें म्यूजिक के बारे में कुछ पता है? वो कहता है कि म्यूजिक को मैं खाने से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। इसके बाद उसे होप पियानो के बारे में, म्यूजिक नोट्स के बारे में बताती है। म्यूजिक नोट्स के बारे में इवन को कुछ नहीं पता। वो उसे बताती है कि जो भी म्यूजिक हम बनाते हैं या बजाते
चाहते हैं हम उसे इस लैंग्वेज में लिख लेते हैं। होप स्कूल चली जाती है। इवेन वहीं पर बैठकर अब नोट्स बनाना शुरू करता है। बाहर कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल के गिरने की, रिंग में जाने की और जो भी उसे कदमों की आवाजें आ रही होती हैं उससे वो एक अलग म्यूजिक बना देता है। इसी तरह से वो कई सारी म्यूजिक बनाता है। होप जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में कई सारी म्यूजिक नोट्स हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और भागते हुए पास्टर के पास जाती है और पास्टर को उस जगह लाती है जहां पर इवेन पियानो बजा रहा होता है। उसके टैलेंट को देखकर पास्टर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो उसे न्यूयॉर्क के जूलियट म्यूजिक स्कूल में ले जाते हैं जहां पर उसका एडमिशन हो जाता है, पर उसके बारे में उन्हें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती क्योंकि उसने यहाँ पर अपना नाम ऑगस्ट बताया होता है। जैसा कि उसे मैक्सवेल ने कहा था कि तुम अपनी पहचान, अपना असली नाम कभी किसी को मत बताना। यहाँ पर उसके टैलेंट को देखकर जो फैकल्टी होती है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसीलिए स्कूल की जो कमेटी होती है वो ऑगस्ट को अपने पास बुलाती है और वो कहती है कि हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, लेकिन आज तक किसी भी फर्स्ट ईयर के बच्चे ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, खासकर तुम्हारी उम्र के। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है और यहाँ पर अब ऑगस्ट की म्यूजिक पीस को बजाया जाएगा जो उसने खुद बनाया है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होती है वो ऑगस्ट से पूछती है कि तुम ये सारा म्यूजिक कैसे बनाते हो। वो कहता है कभी कभी जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे चारों तरफ म्यूजिक सुनाई देता है, कभी कभी जब मैं चलता हूँ तो मुझे हर जगह म्यूजिक की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। उसकी प्रिंसिपल पूछती है कौन। वो कहता है जिसने मुझे म्यूजिक दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम लायला को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने बेटे को ढूंढना चाहती है, हालांकि उसे उसका नाम भी नहीं पता। वो हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स भी चेक करवाती है और यहाँ पर किसी तरह से वो जेफरी तक पहुंच जाती है। वो जेफरी से हेल्प लेना चाहती है लेकिन जेफरी कहता है तुम्हें इतने सालों बाद अपने बेटे की याद कैसे आई। वो कहती है मुझे उसके बारे में नहीं पता था। जेफरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे का नाम इवन है, पर उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि उसका बेटा लापता है। हालांकि वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स भी बनवाती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, उसे अपना बेटा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ इवेन के पिता लुइस को दिखाया जाता है जो इतने सालों से लायला से कभी मिला भी नहीं, लेकिन आज भी वो उसे याद करता है। उसे इंटरनेट से पता चल जाता है कि लायला शिकागो में रहती है और जब लुइस शिकागो पहुंचकर किसी तरह से लायला के घर के बाहर पहुंचता है तो वो उनके पड़ोसियों से पूछता है कि लायला कहाँ है। वो गलती से बोल देते हैं कि वो अपने हनीमून पर गई है। इस बात से उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो वापस रेलवे स्टेशन आ जाता है और अब वो यहाँ से डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा ताकि फिर से वो किसी बैंड का हिस्सा बन सके। वहीं अब लायला भी न्यूयॉर्क में जो अपने बेटे इवान को ढूंढ रही है। यहाँ पर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और वो कहती है ऐसा लगता है कि सालों के बाद मैं जाग गई हूँ और एक बार फिर से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट चेलो बजाना चाहती हूँ। वहीं इवान को दिखाया जाता है वो कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा है। अगले दिन कॉन्सर्ट होता है और यहाँ पर मैक्सवेल जेल से छूट कर आ जाता है। वो इवान के पास जाता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो वहाँ की फैकल्टी को बोलता है कि मैं इसका फादर हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इवान से पूछा जाता है क्या तुम्हारे फादर है। मैक्सवेल कहता है कि अगर तुमने मना किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा नाम ऑगस्ट रश नहीं बल्कि इवान है और तुम्हें इसके बाद वापस ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। इवान कह देता है कि मेरे फादर हैं और मैक्सवेल उसे अपने साथ ले जाता है और एक बार फिर से इवान अब सड़क पर उसी तरह से गिटार बजाता है जिस तरह से वो न्यूयॉर्क आने के बाद बजा रहा था। तभी यहाँ पर उसके डैड लुइस भी आ जाते हैं। लुइस को नहीं पता कि ये मेरा ही बेटा है। वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, क्या मैं तुम्हारा गिटार देख सकता हूँ, क्योंकि इवान को मैक्सवेल ने अपना गिटार दिया होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद लुइस उसका गिटार बजाता है और इवान अपने डैड यानी कि लुइस का गिटार बजाता है। लुइस इवान के टैलेंट से बहुत इंप्रेस हो जाता है। वो उसे पूछता है तुम कब से गिटार बजा रहे हो। इवान कहता है पिछले 6 महीने से। लुइस कहता है 6 महीने में ऐसा गिटार तुमने कहाँ से सीखा। वो बताता है मैंने जूलियट स्कूल से गिटार सीखा है और ये वही स्कूल होता है जहाँ पर इवान की मॉम ने अपना म्यूजिक सीखा था, यानी कि लायला भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। इवान लुइस को बताता है कि जूलियट स्कूल की तरफ से आज मेरा बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है पर शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। लुइस उससे पूछता है ऐसा क्यों। इवान कहता है कि एक लंबी कहानी है। लुइस उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना म्यूजिक मत छोड़ना। तभी थोड़ी सी दूर मैक्सवेल को दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा है। दरअसल वो इवान की डील दूसरे बैंड के साथ कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि इवान के अंदर बहुत टैलेंट है और वो उससे पैसे कमाना चाहता है। इसके बाद वो इवान को आवाज लगाता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं रात को दिखाया जाता है कि जिस कॉन्सर्ट में इवान का यानी कि ऑगस्ट रश का आज परफॉर्मेंस है उसी शो में उसकी मॉम की भी पहली परफॉर्मेंस होती है यानी लायला की। वहीं इवान को दिखाया जाता है जो मैक्सवेल और उस लड़के के साथ जिसे इवान सबसे पहले मिला था बेसमेंट में होता है। इवान मैक्सवेल को कहता है कि मैं जा रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैक्सवेल उसे रोकने की कोशिश करता है पर इवान के साथ जो उसका दोस्त होता है वो पीछे से गिटार से उस पर हमला करता है जिस वजह से इवान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं कॉन्सर्ट में दिखाया जाता है कि इवान की जो प्रिंसिपल होती है वो ये अनाउंस करने वाली होती है कि उनका आखिरी प्रोग्राम जो कि ऑगस्ट रश यानी कि इवान का है वो कैंसिल होने वाला है। पर तभी वहां पर वो छोटी लड़की होप जो इवान की दोस्त भी है वो कहती है कि इवान आ गया और अब इवान यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और जब उसकी मॉम यहाँ से बाहर जा रही होती है तो म्यूजिक सुनती है जिस वजह से वो वापस कॉन्सर्ट की तरफ लौटने लगती है। वहीं लुइस को दिखाया जाता है जो अपना शो करके वापस अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है। तभी वो बैनर देखता है जिसमें लायला का नाम होता है और वो उसका नाम देखकर रुक जाता है और वो भी लायला से मिलने के लिए कॉन्सर्ट आ जाता है। वो लायला को वहां पर देख लेता है। लायला अपने बेटे इवान को देख रही है जिसे वो पहचान लेती है। लुइस भी लायला के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और अब ये पूरा परिवार एक साथ है। शो के अंत में हमें इवान की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि हमारे चारों तरफ म्यूजिक है, बस जरूरत है तो हमें उसे सुनने की। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि
कि शो के बाद ये पूरा परिवार एक दूसरे से मिल गया होगा, क्योंकि इस कहानी में जो सोशल वर्कर जेफरी होता है, जिससे इवैन न्यूयॉर्क मिलने के लिए आया था, उसे पता चल गया होता है कि ऑगस्ट रश और इवैन एक ही है, और वो भी इसी कॉन्सर्ट में होता है। तो ये थी पूरी कहानी ऑगस्ट रश की। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि टैलेंट कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकता है। जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही साथ इंसान जो चीज सच्चे दिल से चाहता है उसे हमेशा मिल जाती है। जिस तरह से इवैन यानी ऑगस्ट रश, जो कि हमेशा से अपने पेरेंट्स को चाहता था, उसे